नमस्कार। आमने सामने में आप सबका स्वागत है। वकालत उनका पेशा है और सियासत कर्मभूमि। वो कभी चुनाव मैदान में नहीं उतरे, लेकिन चुनावी रणनीति के सबसे माहिर और कामयाब खिलाड़ियों में से एक हैं। कुछ लोग ज़मीनी राजनीति से उन्हें कटा हुआ मानते हैं, तो कुछ उनके सियासी ज़मीन को तैयार करने के भारी कायल। जी हाँ, हमारे सामने है बीजेपी के महासचिव अरुण जेटली। आमने सामने में उनका स्वागत है। अरुण जी, नमस्कार। अरुण जी, ये बताइए कि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं, उसके बाद फैसले आ जाएंगे। तो अरुण जेटली का अंक गणित क्या कहा जाता है? आप अंकों के माहिर कहे जाते हैं। देखिए, गणित का पहला सिद्धांत ये है कि किसी पत्रकार को या चैनल को मत बतलाइए, क्योंकि आपका जो कैमरा है उस गणित को पकड़ लेता है। अच्छा। और हम गलत साबित हो गए तो फिर 16 तारीख को आप उसको भी दिखलाएंगे। बिल्कुल, ज़रूर। तो इसलिए पॉलिटिकल मॉडेस्टी भी डिमांड करती है कि आप बहुत बॉइस्टरस होकर बढ़ चढ़ के अपना गणित बताएंगे, उचित नहीं। मैं केवल आपको बड़ा चित्र दिखा देता हूं जो मुझे नजर आ रहा है। बड़े चित्र में वामपंथी इस बार कमजोर होंगे। केरल में भी उनकी सीटें कम हो रही हैं। केरल में शायद कांग्रेस को थोड़ा सा लाभ मिल जाए और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को थोड़ा सा लाभ मिल जाए। हम भी बंगाल में इस बार अपना अकाउंट ओपन करेंगे। दार्जिलिंग की सीट तो जीतेंगे ऐसा लगता है। इन दोनों राज्यों के अलावा अधिकतर अन्य राज्यों में कांग्रेस और यूपीए का गणित बिगड़ रहा है। आपके हिसाब से आप लोगों को कितनी सीट मिल जाएगी? मैं ये मानता हूं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी और एनडीए एकदम फ्रंट रनर बन जाएगा। मुझे लगता है कि एक चीज जो लगभग तय हो रही है कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार, इसकी संभावना घटती जा रही है। चलिए, मान लिया कि आप जो कह रहे हैं वो बात सही हो जाती है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें कि एनडीए और बीजेपी लेड गवर्नमेंट नहीं बनती है, तो आपके लिए क्या बेहतर है? यूपीए कांग्रेस लेड गवर्नमेंट या तीसरा? देखिए, हमारे लिए केवल 2 ऑप्शन हैं। या एनडीए लेड गवर्नमेंट होगी, और अगर हमारा वो आंकड़ा नहीं है तो हम विपक्ष में होंगे। लेकिन ये कहना कि हम किसी तीसरे को सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि फ्रंट रनर से कभी ये सवाल पूछा जाता है। जब ये चुनाव आरंभ हुआ था तो लगता था कि यूपीए कांग्रेस फ्रंट रनर होगी। 2 महीने में एकदम स्थिति में परिवर्तन आया है और एनडीए बिल्कुल सरकार बनाएगी, मुझे इसका विश्वास है। लेकिन हम किसी तीसरे को समर्थन देंगे एनडीए के बाहर के, मैं इस संभावना को नहीं देखता। इसमें स्टेबल सरकार बन पाना वो केवल ग्रेटर एनडीए दे सकता है, वो कोई ये तीसरा मोर्चा टाइप सरकार नहीं दे सकती। 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया? देखिए, 2 महीने में 2-3 चीजें बदली हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने अपनी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी को मिसअप किया 3 कारणों से। जो अलायंस कोशंट था कांग्रेस का, कोलैप्स कर गया। दूसरा, चुनाव में उतरने के बाद कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। मुझे पिछले साल भर से कोई पूछता तो लगता था कि कांग्रेस एनईआरजी, आरटीआई, न्यूक्लियर डील, बैंक लोन वेवर, इन इश्यूज को नारा बनाकर चुनाव लड़ेगी। मैंने तो 2 महीने में ये 4 शब्द सुने भी नहीं हैं। फिर उनको लगा कि चुनाव लड़ा जाएगा केवल अडवाणी जी को भला बुरा कहने से। जो हमारा एजेंडा था मजबूत नेता या मजबूर नेता का, कांग्रेस उसका जवाब देने में लग गई। तीसरा, मुझे लगता है कि कांग्रेस में लीडरशिप की क्लैरिटी नहीं थी। सरकार की लीडरशिप किसके पास है? जिसके पास सरकार की लीडरशिप है, चुनाव में वो पर्दे के पीछे नहीं रह सकता, उसको पर्दे के आगे आना पड़ेगा। और जब मैं लीडरशिप की संकट कर रहा हूं, ये 3 टांग की दौड़ दौड़ी नहीं जाती। ये मानती हूं कि आपने मनमोहन सिंह को बताया कि वो मजबूर है, लेकिन कांग्रेस ने आप लोगों की हवा खोल दी कंधार के इशू को ला करके। आप लोग बोलते रहे मजबूत मजबूत, और जिस दिन आपके सामने कंधार का इशू आया, आपका मजबूती का नारा बिल्कुल पड़ गया। मैं इसमें साफ कह दूं कि कांग्रेस के पास पिछले 5 साल का कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए 9 साल पीछे जाना पड़ा उनको। ये तो पहली बात। और दूसरा, कंधार का भी जब विषय बुलाते हैं, कोई भी सरकार और समझदार सरकार होती, कंसिडरेट गवर्नमेंट होती,
उसके लिए बहुत कठिन निर्णय था। दोनों तरफ तकलीफ थी, 170 लोगों को मरवा दो या 3 लोगों को छोड़ दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह जी के लिए कहना बड़ा सरल है, जब कुर्सी पर बैठकर ऐसा कठिन निर्णय लेना पड़ेगा तो तब देखेंगे कि ऐसे लोग कैसे फेयर करते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, उस सरकार में आप भी मंत्री थे, आपको पता थी ऐसी बातें कि आडवाणी जी को नहीं पता है? आप एक अहम मंत्री थे। देखिए, सरकार के भीतर क्या होता है उसकी चर्चा करना उचित नहीं होता, और मैं कांग्रेस के 9 साल पुराने एजेंडा के जाने के इस षड्यंत्र में नहीं फंसने वाला हूं, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस की 5 साल की परफॉर्मेंस और अगले 5 साल पे हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि कंधार के इशू पर बीजेपी या आडवाणी जी कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा गिर गए? कैसे गिर गए? क्योंकि आप रोज उसी सवालों का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल हमने जवाब नहीं दिया। हम तो इस सरकार को कहते हैं कि एक आतंक के प्रति नरम रही है। नरम इसलिए रही कि आपके पास जिसको संसद में जिसने अटैक किया उसको फांसी लगाने की आप में ताकत नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि एक सरकार जो आतंक के प्रति नरम रही है उसको एक इतिहास में से घटना उतार कर अपना मुंह छुपाने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। ये इतिहास की घटना जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है, वो एक लैंडमार्क है। देखिए, इम्पोर्टेंट घटना है। अगर ना वो होता, ना जैश ए मोहम्मद बनता, ना इस तरीके से ऐसा देखिए, इस तरीके से अंदाजे लगा लेने से तो इतिहास नहीं बदल जाता। मैंने जैसा कहा, कठिन निर्णय था। सरकार के पास 2 ऑप्शंस थे, जो सरकार को उस वक्त उचित लगा सरकार ने उस वक्त किया। आप ये कह रहे हैं कि ये इतिहास का विषय होके रह गया है, लेकिन 8 साल के बाद आडवाणी जी को अपनी किताब में इस बात का जिक्र करने की क्या जरूरत है? कोई भी ऑनेस्ट ऑटोबायोग्राफी में तो लिखा जाएगा। ये बेईमानी होती है आप ऑटोबायोग्राफी लिखें और इंपॉर्टेंट घटनाओं के विषय में ना लिखें। तो इसका मतलब आडवाणी जी कहीं ना कहीं अपने को छुपने की जगह नहीं है। कीपिंग 2009 इन माइंड। आप भी जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगी तो जीवन के जितने चैलेंजेस आए होंगे उसका जिक्र होगा उसमें। उसका ये मतलब नहीं कि उसको आप रिवाइव कर रहे हैं। एज ए स्ट्रैटेजिस्ट आप इतिहास में नहीं जाना चाहते, लेकिन आडवाणी जी इतिहास में गए, जसवंत सिंह जी इतिहास में गए, और खासकर उस वक्त इतिहास लिखते हैं वो इतिहास में जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि वाजपेयी जी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, आज के डेट में वो पॉलिटिकल सीन पर नहीं है, अस्वस्थ है, इसलिए वो जवाब देने के काबिल नहीं है कि सही में ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। उस समय ऐसा सारा का सारा ठीकरा बीजेपी के द्वारा उनके ऊपर डाल देना कि आडवाणी जी तो बिल्कुल सही और स्वच्छ थे, उनको बिल्कुल पता नहीं था, वो इतने मजबूत थे लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं था, और वाजपेयी जी ने ये जसवंत सिंह के द्वारा कराया। ये कहीं बहस का देश में मुद्दा नहीं है, और इसलिए इस बहस को इस स्टेज पे करना और चुनाव का मुद्दा नहीं है। इतिहास में से खड़े कर कर विवाद लाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि वाजपेयी जी आज की डेट में कहीं भी इस स्थिति में नहीं है कि इस बात का जवाब दे सके। देखिए, इसकी आवश्यकता क्या है? मैं सोचता हूं जब ये विषय किसी के वाजपेयी जी से किसी ने, वाजपेयी जी के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। देखिए, उनके हम सब सपोर्टर्स हैं, आपसे ज्यादा सपोर्टर मैं हूं उनका, और इसलिए उनकी चिंता हम लोग करते हैं और इस प्रकार के विवाद में उनको हम नहीं घसीटते हैं। लेकिन ये तो कहा ही जा रहा है ना कि चूंकि वाजपेयी जी ने ये सब कुछ कराया, आडवाणी कोई नहीं कह रहा, ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई नहीं कह रहा। हम लोग अपनी सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं, और मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार में इतना दम था कि एक अगर डिफिकल्ट डिसीजन भी लेना था तो सरकार ने लिया। दोनों तरफ डिफिकल्ट डिसीजन था, 170 लोगों को मरवा देते या 3 को छोड़ देते। एक डिफिकल्ट निर्णय सरकार का होता है और सब लोग उसकी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, तो सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो ये मानेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि आडवाणी जी इस डिसीजन के भागीदार थे। इसका खंडन किसी ने नहीं किया। आपने कंधार के मुद्दे को इतिहास मान लिया, बोफोर्स के मुद्दे को आप क्या मानते हैं? वो तो 20 साल पुराना मुद्दा है। देखिए, इसीलिए हमने चुनाव में उठाया नहीं था। इसीलिए कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जब सेल्फ गोल किया, और वो मुद्दा केवल अब बोफोर्स का नहीं था, उसमें 2 और अर्थ थे। पहला अर्थ कि चुनाव के दौरान आप सीबीआई से इस प्रकार की व्यवस्था करवाएं कि कोथरोची का रेड कॉर्नर अलर्ट वापस हो जाए और उसको ट्रैवल करने की फैसिलिटी हो जाए। एक तरफ बीजेपी और आडवाणी जी कह रहे हैं कि अब स्विस बैंक्स की रिजीम बदल गई है, वो डिस्क्लोजर्स करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ आप कोथरोची को फ्री ट्रैवल की सुविधा प्रोवाइड कर दे ताकि दुनिया में जाकर अपने अकाउंट्स ऑपरेट कर सके। जब ये इशू आता है, इसमें केवल बोफोर्स की करप्शन नहीं बची, अब इसमें कोथरोची को ट्रैवल इस स्टेज पे देना, इसके पीछे कांग्रेस की नीयत क्या थी? और दूसरा, सीबीआई ने जिस प्रकार से स्वायत्तता अपनी समाप्त की है पिछले 5 साल में, ये बड़ा मुद्दा था। आपको सूट करता है इसलिए आप इन सब, और कंधार आपको सूट नहीं करता इसलिए आप उसको इतिहास बनाए हुए हैं। इसलिए कोथरोची का मुद्दा हमने खड़ा नहीं किया था।
कांग्रेस को क्या जरूरत थी कि चुनाव के बीच में जब सरकार जाने वाली है उससे 15-20 दिन पहले उसकी ट्रैवल की सुविधा उसको दें। कांग्रेस ने यह हरकत की जिससे यह मुद्दा इंडियन एक्सप्रेस में छपा, और जब छपा तो ये लोकतंत्र इस देश का एक जिंदा लोकतंत्र है, एक लाइव डेमोक्रेसी है, और इसलिए लोग उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। अदरवाइज ये बोफोर्स आपके लिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये मान लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने ये ऐसा मुद्दा क्रिएट कर दिया, देयरफॉर आप लोग उठा रहे हैं। हमेशा बोफोर्स एक ऐसा मुद्दा था जहां की करप्शन तत्कालीन प्रधानमंत्री के नजदीकी दोस्त तक पहुंचती थी, इसलिए हमेशा इस देश में बड़ा मुद्दा था। बोफोर्स में सीबीआई की भूमिका, उसकी सहायता करने में जब जब कांग्रेस सरकार में रही, बड़ा मुद्दा है, और चुनाव के दिनों में यह कर देना इसको और भी बड़ा बनाता है। इसलिए आप लोगों ने इससे स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस सेल्फ गोल करेगी तो हम दूसरी तरफ मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम कांग्रेस की तरफ निश्चित रूप से देखेंगे। अरुण जी से और बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बैंक ऑफ पीएम इन वेटिंग इतनी पहले आप लोगों ने क्यों बना दिया? लोगों को यह लग रहा है कि अडवाणी जी कहीं शायद वो वेट ही करते न रह जाएं। देखिए, ये शब्दों के खिलवाड़ के साथ कुछ नहीं होता। आज एक एनडीए को फ्रंट रनर की सिचुएशन में इस चुनाव में अडवाणी जी लेकर आए हैं अपने नेतृत्व के हिसाब से, और सब लोग उनके साथ इसमें लगे हुए हैं। ये लगता नहीं है लोगों को, शायद ये कहीं ना कहीं इस तरीके का परसेप्शन बनता चला जा रहा है कि पीएम जो लोग शब्द है ना, बड़ा वेरिएबल है। आपके लोग और मेरे लोग और जो आम जनता है उसमें बहुत अंतर हो सकता है। तो आप ये मान रहे हैं कि आम जनता अडवाणी जी को पीएम इन वेटिंग से पीएम बना ही देगी? अब आप रिजल्ट्स की वेट कर ले, इस पे हम इसकी स्पेक्यूलेशन पे आए। आज एनडीए को जिसको राइट ऑफ किया हुआ था, मैं मानता हूं वो फ्रंट रनर के रूप में आई है। ये एनडीए की और अडवाणी जी की योग्यता है। इन सब मुद्दों के बीच में एक सडनली मुद्दा आ गया नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। 2 अरुण के बयान आए, अरुण शौरी, और जिस बयान को शायद आपने भी कहीं ना कहीं इंडोर्स कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर रियल मटेरियल जो है वो नरेंद्र मोदी है और 2014 के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। मुझे लगता है कि इस देश के मीडिया का नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं लव हेट रिलेशनशिप है। उनकी आलोचना भी खूब करते हैं, उनको विवादों में भी खूब रखते हैं। कभी अरुण शौरी ने ये बयान अपनी तरफ से नहीं दिया। मैंने तो नरेंद्र मोदी पे आज नहीं बोला, आपने पूछा और जवाब मांग रही हैं। और मीडिया का रुख ये है, जब हम पूछते हैं मोदी के बारे में तो क्योंकि आप जवाब देते हो इसलिए आप मोदी की बात कर रहे हो। आप मत पूछिए, मैं जवाब नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है। जब अगला चुनाव आएगा हम नेता उसका चुनेंगे। आज केवल अडवाणी जी नेता है। मीडिया पूछता है मोदी जी की प्रशंसा करके, तो हम निश्चित रूप से बड़े गर्व में है कि मोदी जी की प्रशंसा होती है, हम करेंगे। इसका और कोई आप अर्थ मत लीजिए। आज अडवाणी जी हमारे नेता हैं और ये विवाद उसी के साथ समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो ये मान लिया जाए कि मोदी जी का नाम अगले प्रधानमंत्री के लिए बकौल आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। आप हेडलाइन की तलाश में हैं जो मैं आपको देने को तैयार में नहीं हूं। इसलिए मेरा जवाब यह है कि अभी हमने ये विषय तय नहीं किया। आज तय करने का औचित्य नहीं है। हम गांधी परिवार नहीं हैं जो कि अगला प्रधानमंत्री गांधी होगा, उससे अगला भी गांधी होगा, जो ये तय कर ले। मेरिट के बेस पर पार्टी चलती है। अगला जब चुनाव आएगा तो हम लोग तय करेंगे। मोदी अपने आप को मान रहे हैं ना कहीं प्रधानमंत्री। आपको कहा होगा, मुझे नहीं कहा। जिस तरीके का उनका अग्रेसिव पोस्चरिंग है, जिस तरीके की वो कह रहे हैं कि गुजरात का चुनाव जो है वो मोदी बनाम कांग्रेस है। अडवाणी जी जरूर गांधीनगर से लड़ रहे होंगे, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, इस विवाद को कांग्रेस की कमजोरियों से दूर नहीं हम हटा सकते। नरेंद्र मोदी बीजेपी के टॉप लीडर्स में से हैं। नरेंद्र मोदी बहुत काबिल है। पार्टी के भीतर भी उनका बहुत अच्छा भविष्य है। कहां तक जाते हैं मैं आज कह नहीं सकता हूं, लेकिन अगले प्रधानमंत्री का विषय आज तय नहीं है और इसलिए पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई। आप प्रश्न पूछ के उनकी प्रशंसा करवा लें और फिर कहें ये प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा करना तो अपराध नहीं है, मैं कर रहा हूं। मैं उस विवाद को अब आगे इसको बढ़ाऊंगा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, माना कि आप नहीं कह रहे हैं, आप नहीं इस विवाद को बढ़ाना चाहते, लेकिन आपके पार्टी अध्यक्ष ने तो इस विवाद को बढ़ाया। जब उनसे नरेंद्र मोदी के ऊपर एक टेलीविजन चैनल ने सवाल पूछा तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया, उससे तो यही दिख रहा था कि उनमें बहुत तलखी आ गई है। सडनली उनका
यही उत्तर था जो मेरा है। मैं कहकर उस उत्तर को देने से इनकार कर रहा हूं और उस बहस को आगे बढ़ाने से इनकार कर रहा हूं। वो बिना कुछ शब्द कहे हुए उन्होंने उस बहस को आगे नहीं बढ़ाया। पार्टी के अंदर तो एक लकीर खींच गई है ना। कोई लकीर नहीं है। मोदी प्रो मोदी कैंप एंड एंटी मोदी पार्टी के अंदर कोई विवाद इसका नहीं है। ये मीडिया की इमेजिनरी हेडलाइंस है। लेकिन मोदी इतने इंपॉर्टेंट हो गए, मोदी का कद इतना बढ़ उनकी गया, परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी छवि अच्छी है, उनका कैरिस्मा अच्छा है, तो स्वाभाविक इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरे और चीफ मिनिस्टर्स क्यों नहीं? क्या रमन सिंह की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है? क्या उनका काम अच्छा नहीं है? क्या शिवराज सिंह चौहान का अच्छा नहीं है? इसका मतलब राहुल गांधी के अलावा सब नालायक है कांग्रेस में कि सबसे ज्यादा प्रचार वो कर रहे हैं? देखिए, आपके तर्क का तो ये अर्थ है मोदी के बारे में मैं बहस करने से इनकार कर रहा हूं और आप आग्रह कर रही हैं। बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट से ये पूछते हैं कि सेकंड लाइन की लीडरशिप में कौन-कौन खड़े हैं? देखिए, बीसीओ लोग हैं और इसलिए मेरिट के आधार। अच्छा, फर्स्ट अमंग द बीसीओ कौन है? देखिए, मैं कोई उत्तर नहीं इसका नहीं दूंगा। अगर पार्टी प्रेसिडेंट इज ऑलवेज द फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स। हमारी पार्टी में और कांग्रेस में यह अंतर है। वहां का भविष्य का नेता केवल गांधी होगा। हमारी पार्टी जो मेरिट पर लीडरशिप करती है वहां 15 लोग होंगे जिनमें से कोई हो सकता है। चलिए हम, लेकिन अडवाणी और मोदी के बीच में बेचारे राजनाथ सिंह, आपके पार्टी प्रेसिडेंट का कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों नहीं है? उनको कोई नहीं बता रहा है कि वो प्रधानमंत्री क्योंकि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे। आपने विवाद ही खड़ा किया मोदी जी को लेकर। विवाद आप खड़ा करते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। ये तो बहुत विचित्र। चलिए, तो ये आपसे हम पूछ रहे हैं डायरेक्टली कि राजनाथ सिंह जी 2014 के पीएम के कैंडिडेट हैं क्या? मेरे पास कोई अधिकार नहीं है डिक्लेयर करने का कोई पीएम का कैंडिडेट। और मैं ये मानता हूं कि ये कहना कि 2014 में कौन नेता होगा, ये विवाद हम आज से शुरू कर दें, ये विवाद हम नहीं करेंगे। और आपका जो निमंत्रण बार बार आ रहा है उसको मैं बार बार ठुकरा रहा हूं। नहीं, लेकिन ये निमंत्रण मेरा नहीं है, ये शायद सभी पूछ रहे हैं। जैसे कांग्रेस में ये डिसाइडेड है कि राहुल गांधी मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ डिसाइडेड नहीं है। हमारे यहाँ डिसाइडेड नहीं है। नाउ एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आई एम आस्किंग अगेन कि ये भी कहा जा रहा है कि ये सोचा और समझा हुआ विवाद खड़ा किया गया क्योंकि आप लोग कंधार से बचने की कोशिश में थे। आपको एक नया मुद्दा चाहिए था, इसलिए आपने कंधार कोई इशू नहीं है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, सिक्योरिटी का ढांचा टूट रहा है और उसको विषय ना बनाकर किसी और विषय में चले जाए, हमें कोई लाभ नहीं है। इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह के सामने इकोनॉमिस्ट अडवाणी नहीं खड़े होते हैं। इकोनॉमिस्ट, जिस आदमी ने एक बूमिंग इकोनॉमी इनहेरिट की और उसमें एक देश को कर्जे में खड़ा कर दिया, जॉब लॉसेस कर दिए, किसानों की आत्महत्या कर दी, मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी की जो इकोनॉमिक्स की इंप्लीमेंटेशन रही है, भगवान इससे हमें बचाए, देश जिस स्थिति के अंदर आज खड़ा है। आप मुझे बतलाते, कैन वी रिमेंबर अ सिंगल स्टेप जो मनमोहन सिंह जी ने लिया हो पिछले साल 8-10 महीने में इस स्लो डाउन को फाइट करने के लिए? द गवर्नमेंट हैज गॉन ऑफ टू स्लीप इन द मिस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक। हम सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन पार्टी में कोई विषय की चर्चा होती है, अलग अलग मत भी होते हैं तो के भीतर होते हैं, बाहर हम उसका जिक्र नहीं करते। अच्छा, चलिए, व्यक्तिगत तो नहीं था, लेकिन सुधांशु मित्तल को लेकर देखिए, व्यक्तियों पे टिप्पणी करना वो तो था ना। आप इशू पे आपका डिसकंटेंट तो था, मैं इस विषय पर कभी सार्वजनिक नहीं बोला हूं और सार्वजनिक नहीं बोलूंगा। इसलिए पार्टी के भीतर जब विषय आएंगे, मुझे जो कहना होता है मैं कहता हूं। तमाम जगह डिस्कस हुआ कि आपका और राजनाथ सिंह जी के बीच में ऐसी दूरियां आ गई थी कि आडवाणी जी को आना पड़ा बीच में संभालने के लिए स्थिति को। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें आडवाणी जी को आना पड़ा। अध्यक्ष जी और मेरे बीच में निरंतर बातचीत होती रहती है, हर विषय के ऊपर होती है। सुधांशु मित्तल के मुद्दे पर इशू वाइज आइडियोलॉजिकली यू हैड डिफरेंसेस। देखिए, मैं व्यक्तियों के बारे में टिप्पणी करूं इसकी आवश्यकता नहीं है, और इसलिए जब कभी बेसिक मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, जिसमें कई बार 2-3 तरह के मत पार्टी में आ सकते हैं, हर व्यक्ति का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन पार्टी जो कलेक्टिवली डिसीजन लेती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी चर्चा पार्टी तक कन्फाइंड रखते हैं। चलिए, आप जिस तरीके से रूठे हुए